जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम में आपका स्वागत है। यदि आप यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपका जो जनरल स्टडी का 27 सितंबर 2023 में पेपर कौन सा है, जनरल स्टडी पेपर सेकंड दूसरा जो पेपर हुआ है, तो उसका हम डिस्कस करेंगे कि 2023 बेस में यूपीपीएससी द्वारा क्या क्या क्वेश्चन आपके लिए पूछी गई हैं। अगर आप आने वाले समय के लिए यूपीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं अदर स्टेट से या यूपी से, तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे पहले हम आगे बढ़ें, यदि आपके द्वारा हमारी चैनल नेक्स्ट एम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर उपलब्ध हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, हम बात कर रहे हैं जीएस पेपर सेकंड का, जो आज हुआ है 27 सितंबर 2023 का यूपीपीएससी मेंस के अंतर्गत पे। न्यू बिगिनरों के लिए मैं बता दूं यहाँ पे क्या चीज़, इसका वेटेज का बेस का जो भी प्रोसेसिंग है क्या क्या यहाँ पर रहता है। सबसे पहले आप यहाँ पर ध्यान दो कि सबसे पहले है यहाँ पर टोटल कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये चीज़ें फिर पहले बात करेंगे। 200 अंकों का पेपर होता है जिसके अंतर्गत पे 3 घंटों के अंतर्गत पे आपको सॉल्व करनी होती है। सबसे पहले बात करेंगे तो इसमें 20 क्वेश्चन पूछा जाता है, पहला ए पार्ट और बी पार्ट में, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना आप, ए पार्ट के अंतर्गत पे 10 क्वेश्चन, बी पार्ट के अंतर्गत पर भी 10 क्वेश्चन है। ए पार्ट के अंतर्गत पे शॉर्ट टाइप आंसर आपको लिखना होता है 125 शब्दों में, और दूसरा पार्ट भी होता है 10 क्वेश्चन है जिसमें लॉन्ग टाइप आंसर लिखना होता है 200 शब्दों के अंतर्गत पे। ए का जो पेपर 10 क्वेश्चन होती है वो 8 नंबर का होता है, और उसके बाद में जो बी पार्ट होता है 200 शब्दों में जो 10 क्वेश्चन लिखनी होती है 12 नंबर का होता है। मतलब क्या हो गया, 120 नंबर का बी पार्ट है और ए पार्ट कितना हो गया, 80 नंबर का। सबसे पहले बेसिक सा चीज़ तो आपने समझ लिया होगा। एक चीज़ और ध्यान रखो इसके साथ में, यदि यहाँ पर कहता है कि यदि आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखने के बाद में अगर आपका कोई पेज बच जाता है तो उसको आप क्या कर दो, ऐसे करके क्रॉस करके काट दीजिए, ठीक है, ताकि आपको क्या ना हो, कोई भी इश्यू क्रिएट ना हो बाद वाले में। ये चीज़ तो चलो समझ गए होंगे, बेसिक सा इंफॉर्मेशन है। अब क्वेश्चनों की बात करते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे गए यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले है यहाँ पर सेक्शन ए का। सेक्शन ए के अंतर्गत पर क्वेश्चन फर्स्ट है, प्रस्तावना को भारतीय संविधान का दर्शन क्यों कहा जाता है। जो संविधान की प्रस्तावना है, हम भारत के लोग, भारत के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न एक्सेट्रा डैश डैश करके पूरा जो है प्रस्तावना को भारतीय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का दर्शन क्यों कहा जाता है, ये आपने क्या करनी है। 8 नंबर का ये पेपर है, 125 शब्दों के अंतर्गत आपको इसका आंसर लिखना था, ठीक है। समझ गए होंगे क्वेश्चनों का, बहुत चीज़ों मैंने वेटेज समझा दिया। मेन चीज़ें होती है ये चीज़ पकड़ के कि आखिर एग्जामिनर कह क्या रहा है और हमें इसका आंसर क्या लिखना है। अब प्रस्तावना की बात करें तो आपको पता है कि प्रस्तावना क्या चीज़, आप प्रस्तावना लिखेंगे, फिर उसके बाद में इसे भारतीय संविधान का दर्शन क्यों कहा जाता है, किस रूप से कहा जाता है, क्या उसका अर्थ निकलता है, वो पूरा परिभाषित आपको 125 शब्दों में, आसान शब्दों में आप कर सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दूसरे नंबर की बात करेंगे, 42वें भारतीय संविधान संशोधन को संविधान का पुनर्लेखन क्यों कहा जाता है। देखिए, जो 42वां संविधान संशोधन किया गया, भारतीय शोधन को संविधान का पुनर्लेखन क्यों किया गया, तो ये किस रूप से, थोड़ा सा क्वेश्चन को आपके लिए घुमा दिया है ताकि आप कंफ्यूजन हो सके यहाँ पर। अब काम वही है ना कि आपको थोड़ा सा एग्जामिनर क्या करेगा कि क्वेश्चन घुमाएगा, तब ही आप थोड़ा सा वहाँ पर डगमगाएंगे, नहीं तो अब सबका आंसर आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा, तो इसमें कोई इश्यू नहीं है। लेकिन यूपीएससी की तुलना में यूपीपीएससी बेस का कोई हल्का क्वेश्चन है, उससे हल्के क्वेश्चन आपको दिखने को यहाँ पे मिलता है, डायरेक्टली ये बात करने लग जाता है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, 42वें भारतीय संशोधन को संविधान का पुनर्लेखन क्यों कहा जाता है, ठीक है, अब समझ गए होंगे। और उसके बाद में अब थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पर, न्यायिक सक्रियता के 3 दोषों का वर्णन कीजिए। जो न्यायिक प्रक्रिया है, न्यायिक सक्रियता है, उसके अंतर्गत के उनके 3 दोष क्या है, इनके अंतर्गत पे यहाँ पर क्या करना है, इसके अंतर्गत पे वर्णन करनी है, ठीक है ना। उसके बाद में 4th नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राज्यपाल की क्षमादान का अधिकार राष्ट्रपति की अधिकार से किस प्रकार भिन्न है। देखिए, तुलना करनी है स्टेट के अंतर्गत पे जो राज्यपाल को जो शक्तियां दी गई हैं क्षमादान के लिए, और वो राष्ट्रपति को वही अधिकार जो क्षमादान की जो प्रक्रिया राष्ट्रपति को दिया गया, तो दोनों के बीच में आपको कंपैरिजन करके लिखना था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 में, ठीक है। ऐसे क्वेश्चनों को समझना होता है, फिर आंसर लिखना होता है। अब आप ऐसे समझ गए तो आपको आंसर लिखने में कोई इश्यू तो क्रिएट होगा नहीं, ठीक है ना। अब देखिए 5 नंबर का जो क्वेश्चन है, पारदर्शिता एवं जवाबदेही एक दूसरे के पूरक है, टिप्पणी कीजिए। देखिए, एक पारदर्शिता की बात कहता है, एक जवाबदेही, पारदर्शिता मतलब एक मतलब किसी की एकदम क्लियर वर्क करना, और जवाबदेही मतलब किसी अपने सीनियर या जूनियर के प्रति जवाबदेही आंसर देना, मतलब किसी प्रति कोई घटना या मतलब ऐसे होता है ना कि जवाब देने के लिए आप प्रति उत्तर हैं, तो वही कहा जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव बेस या कॉन्स्टिट्यूशन बेस के अंतर्गत पे। तो ये बात क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि पारदर्शिता एवं जवाबदेही एक दूसरे के पूरक है, टिप्पणी इसके अंतर्गत पे करनी। ये भी 8 नंबर का है जिसमें 125 शब्द आपको लिखनी है।
ठीक है। 6 नंबर का क्वेश्चन है, स्वयं सहायता समूह की संरचना और उनके कार्यों का एक विश्लेषणात्मक टिप्पणी कीजिए। क्या कह रहा है, स्वयं सहायता समूह की जो संरचना है और उनके कार्यों पर, जो स्वयं सहायता समूह की, सबसे पहले तो उसका स्ट्रक्चर हो गया, माना एक संरचना होगी, इसकी संरचना बेस कैसे वर्क कर रहा है और उनके कार्य करने का जो कार्य क्या कर रहे हैं, तो उनका एक विश्लेषणात्मक अध्ययन आपको इसके द्वारा करनी है, इस पर टिप्पणी करनी, मतलब लिखना है। ठीक है ना, समझ गए होंगे ना आप। क्वेश्चन को पकड़ो, स्वयं सहायता समूह सबसे पहले होगी, फिर उसकी संरचना स्ट्रक्चर की बात कही जाती है। जैसे मानना ले लो कि एक गाड़ी है, वो स्वयं सहायता समूह है, उसकी संरचना, गाड़ी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो चीज़ है। अब उसका कार्य क्या है, ऐसे करके क्वेश्चनों को पकड़ो तो उसका विश्लेषणात्मक, उसकी विशेषताएं क्या है, क्या चीज़ वो चीज़ करता है, तो वही इंक्लूड इसके अंतर्गत पे हो जाता है। ठीक है ना। अब देखिए 7वें नंबर का जो क्वेश्चन है, जिसमें कहा गया है, सरकारी सेवा देने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT, क्या कह रहा है, ICT एक अनुप्रयोग है। सरकारी सेवा देने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी एक अनुप्रयोग। देखिए सरकारी सेवा देने के लिए, सरकारी जो सेवा देने के लिए जो उसमें सूचना और जो संचार प्रौद्योगिकी है, तो उसका क्या है कि एक अनुप्रयोग है। इसकी क्या करनी है, इसके अंतर्गत पे व्याख्या करनी है। क्वेश्चन समझ गए होंगे। 8वें नंबर की बात करें, सार्क की असफलता ने भारत को बिमस्टेक हो गया, ठीक है ना, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टर टेक्निकल इकोनॉमिकल कॉर्पोरेशन जिसको कहा जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है, को सशक्त बनाने के लिए बाध्य किए, क्या विवेचना कीजिए। देखिए सार्क की, जो सार्क कंट्री हैं, सार्क की असफलता ने, उसकी असफलता जो ही ने भारत को बिमस्टेक को सशक्त बनाने के लिए बाध्य किया। व्यवस्था जो भारत है, सबसे पहले देखिए भारत जो सार्क के अंतर्गत पे, इसके अंतर्गत असफल हुआ, तो उसका जो बिमस्टेक को सशक्त बनाने के लिए जो बाध्य किया, तो वो क्या फैक्ट इसके अंतर्गत पे निकल के आता था। ऐसे करके क्वेश्चन पकड़ के इसका आंसर आपको इसके अंतर्गत पे देना है। ठीक है। फिर 9 नंबर की बात करेंगे, तो जैसे 9 नंबर का क्वेश्चन है, क्वाड में भारत की भागीदारिता के औचित्य की विवेचना। जैसे क्वाड के अंतर्गत पे 4 कंट्री इसके अंतर्गत पे इंक्लूड है, तो क्वाड में भारत की भागीदारी के औचित्य की विवेचना करनी, मतलब भारत का क्या इसके योगदान है, इसके अंतर्गत पे कौन कौन से कंट्री, आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताएगा कि क्वाड के अंतर्गत मैंने बता दिया 4 कंट्री, एक तो भारत है, एक अमेरिका है, और 2 कौन कौन से कंट्री हैं, आप इसके अंतर्गत तो मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा। ठीक है। और उसके बाद में 10वें नंबर का जो क्वेश्चन है, जो बात कही गई है यहाँ पर, G20 में भारत की अध्यक्षता का क्या महत्व है, विवेचना कीजिए। इसी से रिलेटिव आपने देखा होगा कि GS फर्स्ट पेपर के अंतर्गत पर UPPSC का फर्स्ट पेपर जो 27 सितंबर को हुआ है, उससे में G20 से रिलेटिव एक क्वेश्चन पूछा गया। इसमें भी दूसरा क्वेश्चन रिलेट किया गया GS पेपर सेकंड के अंतर्गत पे, G20 में भारत की अध्यक्षता का क्या महत्व है, विवेचना कीजिए। देखिए अभी देखिए इस बार लगभग इस बार क्या है कि भारत के पास में नवंबर लास्ट मंथ तक भारत के पास में इसकी अध्यक्षता है। अब इसके बाद में दक्षिण अफ्रीका को इसकी अध्यक्षता दी गई है, तो इसका भारत का कंपैरिजन करना कि भारत की अध्यक्षता का क्या महत्व और विवेचना, क्या किस प्रकार से इसने वर्क प्रोसेसिंग पूरा करा हुआ है। ठीक है, आप समझते होंगे, तो ये समझ गए क्वेश्चन। अब दूसरा पार्ट बी के अंतर्गत पे बात करते हैं, तो पार्ट बी के जो इसके अंतर्गत पे क्वेश्चन है यहाँ पर इंक्लूड हुई है, इसके अंतर्गत पर कितने हैं, 10 क्वेश्चन है, जो पर क्वेश्चन कितना है, 12 नंबर का है। 200 शब्दों में आपको इसका आंसर लिखना है। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या था पार्ट बी के अंतर्गत पे, जो 200 शब्दों में आपको आंसर लिखना है। थोड़ा सा क्वेश्चन का वेटेज अब पार्ट ए से बढ़ा देगा, क्योंकि जो वर्ड लिमिट और क्वेश्चन का जो मार्क्स बेस है वो बढ़ा दिया गया है। ठीक है, वो पहले छोटे थे फिर ज्यादा था, यही चीज को आपको समझना है। सबसे पहले प्रधानमंत्री की बढ़ती शक्तियों और भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण करें, अन्य संस्थाओं पर इसका कैसा प्रभाव पड़ता है। देखिए क्या कह रहा है, प्राइम मिनिस्टर की जो बढ़ती शक्तियां हैं और उसकी भूमिका भारत के अंतर्गत पे आलोचनात्मक आपको क्या करनी है, परीक्षण करना है। आलोचनात्मक परीक्षण करना है, भारत के प्रधानमंत्री की बढ़ती शक्ति और उसकी भूमिका किस प्रकार से बढ़ रहा है, और आलोचनात्मक परीक्षण करना है, और अन्य संस्थाओं पर इसका कैसा प्रभाव पड़ता है। अब अन्य संस्था जो चीजें हैं उस पर कैसा प्रभाव इसका दिखाई देता है। जिस जिसके संस्था के, जैसे नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, बहुत सारे जो डिपार्टमेंट है उनके अध्यक्ष को प्रधान प्राइम मिनिस्टर होते हैं, तो उनके बेस में इनका कैसा प्रभाव दिखाई देगा, तो वो चीजें साथ में रिलेट हो जाता है। ठीक है ना। 12 नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत में संघीय ढांचा विभिन्न राज्यों की विविध आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को कैसे समायोजित करता है, क्या इसके सम्मुख कुछ चुनौतियां भी हैं, यदि हैं तो इसका समाधान कैसे किया जाता है।
देखिए भारत में जो संघीय ढांचा, भारत के अंतर्गत पर संघीय प्रणाली है। संघीय ढांचा विभिन्न राज्यों की विविध आवश्यकताओं, जो राज्य की जो संघीय ढांचा जो चलता है केंद्रीय बेस के अंतर्गत पर राज्य, दो चीज होता है ना, एक सेंट्रल हो गया एक स्टेट हो गया, ठीक है, दोनों सेंट्रल हो गया, दूसरा क्या हो गया, स्टेट हो गया। तो अब सेंट्रल की बात करें तो सेंट्रल में जो भारत में संघीय ढांचा, सेंट्रल को ले लो, और विभिन्न राज्य जो हो गए 28 स्टेट और 9 यूनियन टेरिटरी यूटी जो है, तो राज्यों की विविध आवश्यकताओं तथा आकांक्षाओं को कैसे समायोजित, ये अपने अंदर कैसे, सेंट्रल स्टेट की जो राज्यों की विविध आवश्यकता तथा आकांक्षाओं को अपने अंदर कैसे समायोजित करता है, क्या इसके सम्मुख कुछ चुनौतियां हैं, क्या ये इसके सम्मुख चुनौतियां हैं? हाँ बेशक चुनौतियां हैं। यदि है तो इसका समाधान कैसे किया जाता है? तो इसको क्या करना है, 200 शब्दों के अंतर्गत पर आपको आंसर लिखना है। क्वेश्चन समझ गए होंगे। भारत के अंतर्गत पे संघीय ढांचा चलता है और स्टेट पॉलिसी, दो चीज चलती है। तो सेंट्रल और स्टेट के अंतर्गत पे जो चलता है, तो जो सेंट्रल है, सेंट्रल स्टेट को ही देखने का काम करता है, अंदर में जो भी पॉलिसी है, तो उसकी जो स्टेट की जो आवश्यकता है तथा आकांक्षाओं को अपने अंदर कैसे समायोजित कर लेता है, अगर करता है तो इसके सम्मुख क्या चुनौतियां हैं या इसके समाधान क्या हैं, इसके बारे में इसमें डिस्कस करनी है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। हो गया 13वें नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें बात करी गई है विवादों के समाधान के लिए हाल के वर्षों में कौन कौन से वैकल्पिक तंत्र उभरे हैं और वे कितने प्रभावी सिद्ध हुए हैं। देखिए जैसे इंटरनेशनल बेस के अंतर्गत पे या नेशनल बेस के अंतर्गत पे, एक स्टेट से दूसरे स्टेट से, सेंट्रल और स्टेट के बेस के अंतर्गत पे अगर विवाद हो जाता है, तो विवादों के समाधान के लिए हाल के वर्षों में कौन कौन से वैकल्पिक तंत्र उभरे हैं और वे कितने प्रभाव, और उसका प्रभाव, अगर वो वैकल्पिक तंत्र निकाला गया है सेंट्रल स्टेट एटसेट्रा बेस के अंतर्गत पे, तो वो किस प्रकार प्रभावी सिद्ध हुआ है, क्या उससे निगेटिव व्यू दिखने को मिला या पॉजिटिव व्यू दिखने को मिला, या क्या समाज में उसका क्या प्रभाव, सब चीज दिखा, सारा इसके अंतर्गत पे इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, अब 14वें नंबर का क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में विधि निर्माण प्रक्रिया का वर्णन करना। अब यूपीपीएससी की बात करें तो यूपी विधानसभा की वो बात करेगा, तो यहां पर क्वेश्चन दिया गया उत्तर प्रदेश की विधानसभा में विधि निर्माण प्रक्रिया का आपको क्या करना है, पूरा वर्णन करना है। विधानसभा बेस के अंतर्गत पर जो विधि निर्माण की जो प्रक्रिया, उसका सचित्र वर्णन करना। आप जिस स्टेट के, अगर सेंट्रल के हैं तो पार्लियामेंटरी ऐसे आ जाता है, जिस स्टेट के हैं तो उसका विधि का जो विधि निर्माण प्रक्रिया है वो इसमें चर्चा की जाती है। ठीक है, अब बात करेंगे 15 नंबर का जो क्वेश्चन है। 15 नंबर का, भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सुदृढ़ीकरण में सिविल सेवकों की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। देखिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ये क्वेश्चन है। भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत पे जो सिविल सर्वेंट का स्ट्रेटेजी, रणनीतिक बेस का जो भी है, सारा चीज इसके अंतर्गत पे आ जाता है, और इसके सिविल सेवकों की भूमिका के इस प्रकार से निकल के आता है, पूरा वर्णन इसके अंतर्गत पे करना है। ठीक है, अब आगे बात करेंगे 16 नंबर का जो क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन से संबंधित विभिन्न पहलुओं की व्याख्या करनी है। देखिए उत्तर प्रदेश के अंतर्गत पे स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन के लिए, स्वास्थ्य सेवा के लिए विभिन्न पहलुओं, मतलब सरकार के द्वारा कौन सी योजनाएं चलाई गई, क्या वह योजना सफल हुई, क्या विफल हुई, सारा का सारा टॉपिक उसके साथ में इंक्लूड इसमें इसके अंतर्गत पे हो जाता है। ठीक है, अब समझ गए होंगे। अब 17वें नंबर का क्वेश्चन है, नागरिक अधिकार पत्र क्या है और नागरिकों के कल्याण में इसकी क्या भूमिका है। व्हाट इज द सिटीजन चार्टर, जो भी है चार्टर की बात करेंगे, तो इसका क्या है कि इसका रोल क्या है, इसकी भूमिका क्या है कि वेलफेयर ऑफ सिटीजन, जैसे कह रहा है कि व्हाट इज इट्स रोल इन वेलफेयर ऑफ सिटीजन। नागरिक अधिकार पत्र क्या है, नागरिकों के अधिकार संबंधी जो पत्र क्या है और नागरिकों के कल्याण में इसकी भूमिका क्या है। 12 नंबर का पेपर है, 12वें नंबर का है, आपको कितने शब्दों में, 200 शब्दों में इसका आंसर भी आपको देना है। ठीक है ना। अब बात करते हैं 18वें नंबर का जो क्वेश्चन है, क्या है इसके अंतर्गत पे, जैसे कि यहां पर लिखा गया है कि भारत विश्व नेतृत्व के लिए तत्पर है, इस कथन की विवेचना कीजिए। देखिए भारत आज के टाइम में क्या कर रहा है, विश्व नेतृत्व के लिए तत्पर, विश्व को नेतृत्व करने का काम कर रहा है। जैसे G20 से आपने देख लिया होगा, एटसेट्रा बहुत चीजें हैं, नीति निर्णय के अंतर्गत पे, इंटरनेशनल रिलेशन बेस के अंतर्गत पे, जैसे कि आप समाज में देख रहे, करंट को साथ साथ में लेते हुए इंटरनेशनल रिलेशन के बेस के साथ साथ में एक भारत विश्व को क्या कह रहा है, नेतृत्व के लिए तत्पर है। भारत विश्व नेतृत्व के लिए तत्पर है, इस कथन की आपको क्या करनी है, विवेचना करनी है। ठीक है ना, वर्ल्ड लीडरशिप बेस के अंतर्गत पे। और उसके बाद में 19वें नंबर का जो क्वेश्चन है, इसके अंतर्गत पे क्या कहा गया है, भारतीय प्रवासी किस प्रकार अमेरिका में राष्ट्रीय हितों के संवर्धन में परिसंपत्ति के रूप में उभरे हैं, विवेचना कीजिए। क्वेश्चन को समझो कि भारतीय प्रवासी जो भारत से माइग्रेट होकर जो क्या कर रहे हैं, अभी प्रवासी अमेरिका में रहते हैं, अमेरिका में राष्ट्रीय हितों के संवर्धन में
परिसंपत्ति के रूप में उभरे। मतलब वहाँ से जो कमाई करके, जो अर्निंग करके जो इंडिया को भेजा जाता है जो डॉलर के रूप में, तो वो इंटरनेशनल ट्रेड एटसेट्रा बहुत चीज़ों में वो वर्क प्रोसेसिंग के लिए बहुत अच्छा है। तो किस प्रकार से प्रवासी, कह रहा है कि भारतीय प्रवासी किस प्रकार अमेरिका में राष्ट्रीय हितों के संवर्धन में परिसंपत्ति के रूप में उभरे हैं, विवेचना कीजिए। परिसंपत्ति के रूप में उभरे हैं, विवेचना करना है, इसी रूप से आपको इसका आंसर लिखना है। ठीक है, अब समझ गए होंगे क्वेश्चन का वेटेज क्या कह रहा है। और उसके बाद में 20 नंबर का जो क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत पाक संबंध एक छलावा है, उन अंतर्निहित समस्याओं को स्पष्ट कीजिए जो भारत पाक संबंधों में बार बार कटुता उत्पन्न करती है। देखिए काफी देखिए इंटरनेशनल रिलेशन की डायरेक्ट यहां पर बात कही गई है, दो देशों का, भारत और पाकिस्तान, पाक के संबंध। जैसे कह रहा है कि वर्तमान में भारत पाक संबंध एक छलावा है, उन अंतर्निहित समस्याओं को स्पष्ट कीजिए। जो अंतर्निहित समस्याएं हैं उनको आपको क्या करनी है, इसके अंतर्गत पे स्पष्ट करनी है, जो भारत पाक संबंधों में बार बार कटुता उत्पन्न कर रही है, जो भारत और पाक के बीच में, पाकिस्तान के बीच में तनाव उत्पन्न कर रहा है, उनको इसके अंतर्गत पर आपने डिस्कस करना है। ठीक है ना, समझ गए होंगे। उत्तर प्रदेश पीएससी बेस का जो जीएस पेपर 2023 बेस में 27 सितंबर 2023 को पेपर नंबर सेकंड, शिफ्ट सेकंड के अंतर्गत पे जो पेपर हुआ, तो इसके अंतर्गत पे पार्ट ए पार्ट बी के अंतर्गत पे काफी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए करंट के साथ में रिलेट करते हुए। तो आसान शब्दों में मैंने यहाँ पर पेपर को डिस्कस कर लिया कि कैसे क्वेश्चन पूछा गया। उम्मीद करूंगा दोस्तों बहुत ज़्यादा आपको वैसे समझ में आ ही गया होगा कि किस प्रकार से एग्जामिनर आपके लिए यूपीपीएससी बेस में क्वेश्चन पूछता है मेंस के लिए, और किस प्रकार से हमें आंसर देने की आवश्यकता होती है, किस प्रकार से हमें क्वेश्चनों को समझने की आवश्यकता होती है। ये की पॉइंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। उम्मीद करूंगा दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपको शॉर्टली रूप से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत में हम आपसे वापस मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।